हेलो सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। बाय प्रोफेशन आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी एज वेल एज साइबर लॉयर। और गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम लोग आपकी पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसके अंदर हम आपको सीए फाउंडेशन के लॉ का इंट्रोडक्शन देंगे कि लॉ क्या है, लॉ कैसे बनता है, आपके कोर्स में कितने चैप्टर्स हैं लॉ के अंदर और किसकी कितनी कितनी वेटेज है, उसके हिसाब से आज बात करेंगे। कोई फॉर्मली आज चैप्टर स्टार्ट नहीं होगा। इंडिया में लॉ क्या होता है, कैसे बनाए जाते हैं, कैसे इंप्लीमेंट किए जाते हैं, कौन बनाता है, कब वो लागू होते हैं, उन सब के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपको पहले आपके थोड़ा सा सब्जेक्ट का इंट्रो दे दूं मैं। सर, आपके सब्जेक्ट का जो नाम है, मैं अभी ये भी बात करूंगा लॉ क्या होता है, लॉ कैसे बनता है, लेकिन पहले मैं आपको आपका थोड़ा सा सब्जेक्ट के बारे में ओवरव्यू दे दूं। सर, आपके जो सब्जेक्ट का नाम है वो है बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग। कॉरस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, जिसमें से अगर मैं आपसे बात करूं, इस पेपर की पूरी वेटेज है 100 मार्क्स की, जिसमें से बिजनेस लॉज आपके हैं 60 मार्क्स के, एंड ये जो आपकी बीसीआर, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं बीसीआर, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग को, बीसीआर जो है वो है आपकी 40 मार्क्स की। अगर मैं आपसे बात करूं प्रैक्टिकली, तो सर ये बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग के अंदर, तो पेपर के अंदर जिसकी 60-40 की वेटेज है, ये तो लॉ है प्योरली। ये आपने आज तक इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन ये इंग्लिश वाला ही पोर्शन है जो आपको बचपन से इंग्लिश सिखाई गई है। एक्टिव पैसिव, फॉर्मल, लेटर्स ड्राफ्ट करना, कुछ नया भी होगा, लेकिन बहुत सारा पोर्शन इसमें यही सब सिखाया जाता है। जिसमें से मैं जो आपको सिखाऊंगा वो खाली ये वाला पोर्शन सिखाऊंगा, लॉ वाला। इंग्लिश के टीचर डिफरेंट है, बीसीआर के टीचर डिफरेंट है, 40 मार्क्स के आपको इंग्लिश वो कराएंगे। अगर मैं आपसे बात करूं सर, बिजनेस लॉज जो आपका 60 मार्क्स का है, तो क्योंकि मैंने आपको खाली यही वाला कराना है, तो मैं आज की वीडियो में इसी के बारे में पूरी चर्चा करूंगा। ये वाला आपको आपके इंग्लिश वाले सर जो आपके इसके सेपरेट टीचर है वो कराएंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं बिजनेस लॉज। तो पहले मैं आपको बताता हूं आपके कोर्स में कितने चैप्टर हैं और उनकी कितनी वेटेज है, फिर उसके बाद बात करेंगे लॉ वगैरह क्या होता है। तो अगर मैं आपसे बात करूं बिजनेस लॉज, तो सर आपके कोर्स के अंदर 5 चैप्टर है, जिसमें पहला है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आपका ये पहला चैप्टर है आपकी बुक का। और अगर मैं इसकी वेटेज की बात करूं पेपर के हिसाब से, तो ये पेपर में कम से कम 12 से 14 मार्क्स का आ जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। अगर मैं आपसे इसकी बात करूं 1930, तो ये भी पेपर के अंदर 10 से 12 मार्क्स का आ जाता है। अगर मैं बात करूं आपसे तीसरा पार्टनरशिप एक्ट, तीसरा चैप्टर आपका पार्टनरशिप एक्ट 1932। अगर हम इसकी बात करें तो ये भी पेपर के अंदर अप्रोक्सीमेटली मान लो तो 10 से 12 मार्क्स का ही आता है। अगर मैं आपसे बात करूं नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है आपका कंपनीज एक्ट 2013, ये पेपर में 12 to 14 मार्क्स का आ जाता है। टोटल में कितने मार्क्स का ये 16 कह रहा 60। और पांचवा है आपका एलएलपी एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। अगर मैं आपसे इसकी बात करूं 2008, अगर मैं आपसे इसकी बात करूं तो ये पेपर में पहले तो खाली 4 नंबर का ही आता था, अब ये पेपर के अंदर 8 से 10 मार्क्स का आ जाता है, 8 से 10 नंबर का आ जाता है। अगर मैं आप एक चीज अगर नोटिस करिए आपने, तो हर एक चैप्टर कम से कम 10 नंबर की वेटेज तो रखता है।
टोटल में यही आपके 5 चैप्टर हैं और हर एक चैप्टर कम से कम 8 से 10 नंबर की, 10 नंबर की वेटेज तो रखता ही है। तो ये जो टोटल में 60 है तो आपको समझ आता होगा कोई कोई चैप्टर 12 नंबर के आ जाते होंगे। जैसे सपोज ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट 12 का आ गया, या हो सकता है 14 का भी आ गया, सेल्स में से खाली 10 का पूछ लिया, पार्टनरशिप में से 12 का पूछ लिया, कंपनी में से 12 का पूछ लिया, और एलएलपी में से खाली 8-10 का पूछा। तो ऐसे कर कर आकर जो ऊपर ऊपर में से किसी से भी पूछा जा सकता है, लेकिन बेसिकली 10 नंबर के आप मोटा मोटा राउंड मान के चलो हर चैप्टर की वेटेज है। किसी में से 12-14 का आ जाएगा, किसी में से खाली 10 का आएगा, किसी में 12 का आएगा, 10 का तो आएगा ही आएगा। ये आपके 5 चैप्टर हैं आपके कोर्स के, तो जो आपको पढ़ने डिटेल में। एक चीज और बता दूं, पेपर में इस चैप्टर में से और इस चैप्टर में से ज्यादातर स्ट्रेट क्वेश्चंस आते हैं, मतलब केस स्टडी बहुत रेयर आती है। इस चैप्टर में से पार्टली केस आते हैं एंड पार्टली स्ट्रेट आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक्सप्लेन दिस, शॉर्ट नोट ऑन दिस, डिफरेंस बिटवीन दिस, और पार्टली केस भी आते हैं। लेकिन इन दोनों चैप्टर्स में से 99% केसेस ही आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आते पेपर के अंदर। आपको जो बुक मिलेगी हमारी वाली, उस बुक के अंदर हमने आपको जो आईसीआई का स्टडी मटेरियल है लॉ का, उसकी 100% कवरेज कर रखी है, प्लस हमने सिंप्लीफाइड एनालिसिस भी डाल रखा है, प्लस उसके अलावा हर चैप्टर के बाद आपको आईसीआई के पास्ट अटेम्प्ट में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं विद उनके सजेस्टेड आंसर, सब कुछ आपको प्रैक्टिस करने के लिए डाल रखे हैं, तो वो आपको मिलेगी ही बुक। तो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है तुमसे पहले, ये जो लिखा हुआ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, हर जगह एक्ट एक्ट एक्ट, ये क्या एक्ट आपकी और मेरी बुक का कोई चैप्टर है? जैसे हमने तो यहां पर बुक में तुम्हारे को चैप्टर की फॉर्म में पढ़ा रहे हैं, क्या इंडिया में भी ये चैप्टर है? सर नहीं। एक्ट का मतलब होता है लॉ, एक्ट का मतलब होता है लॉ। हालांकि एक्ट अपने आप में कंप्लीट लॉ नहीं होता, अभी मैं उसके ऊपर बात करूंगा, लेकिन एक्ट का मतलब लॉ ही होता है। और एक चीज याद रखनी है, एक्ट का ए हमेशा कैपिटल में होगा, अगर वो शॉर्ट होगा तो फिर वो क्या बन जाएगा? एक्टिविटी। स्मॉल में होगा तो एक्टिविटी बन जाएगा, तो एक्ट का ए हमेशा कैपिटल होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन ही फिर मेरा स्टार्ट हो रहा है, सर व्हाट इज लॉ? व्हाट इज लॉ? व्हाट इज लॉ? मेरा तुम्हारे से पहला क्वेश्चन, व्हाट इज लॉ? हाँ जी, जल्दी बोलो। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर कानून, लॉ मीन्स कानून। तो ये तो वही वाली बात हो गई, फ्रेंड मतलब दोस्त, है ना? फ्रेंड मतलब दोस्त। अगर हम किसी से पूछ ले हाथ में 500 का नोट दिखा के कि ये क्या है, तो बोलेगा रुपए, पैसे। एक्चुअल में हम लोग उसी चीज की हिंदी कर देते हैं, हम कभी उस चीज को समझाते नहीं है। तुमसे कोई पूछ ले लॉ, लॉ क्या बोलोगे? क्या होगे? कानून। अब कोई अंग्रेज तुम्हारे से पूछ ले, कोई फॉरेनर तुम्हारे से पूछ ले व्हाट इज लॉ, तुम उसको भी बोलोगे कानून। उसको तो कानून समझाना भी भारी पड़ जाएगा कि कानून वर्ड का मतलब क्या है, उसको तो हिंदी समझ नहीं आती। तो व्हाट इज लॉ, पहले ये बात करते हैं, व्हाट इज लॉ। सेकंड क्वेश्चन, इंडिया में लॉ कौन बनाता है? तुमने सुना होगा कि सरकार लॉ बना रही है, सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही है। क्या सरकार एक्चुअल में लॉ बनाती भी है? आज ये भी पूछेंगे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो पहले तो मैं लॉ के ऊपर बात करते हैं। सर व्हाट इज लॉ? तो लिखो, लिखो क्या है लॉ। लिखो, लॉ is the body of principles ये जो ऊपर बनाया ना भाई, ये क्वेश्चन मार्क था, है ना? थोड़ा सा ये पेन ढंग से नहीं आ रहा तो कहीं तुम सोचो क्या बना दिया सर ने। लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स which are recognized and applied by the state in the administration of justice. In the administration of justice. अब इस पूरी की पूरी डेफिनेशन को ऐसे तो समझ आएगा नहीं, लिख लो आप। अब इस पूरी की पूरी डेफिनेशन को ना तोड़ते हैं वर्ड बाय वर्ड की कहना क्या चाह रहा है। इसमें एक पहला वर्ड इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल्स, तो मैं यहां लिख देता हूं प्रिंसिपल्स।
सर लॉ एक बॉडी है किस चीज की? प्रिंसिपल्स की। प्रिंसिपल्स मींस रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस। सेकेंड वर्ड है विच आर रिकॉग्नाइज्ड, विच आर रिकॉग्नाइज्ड। सर रिकॉग्नाइज का मतलब है अप्रूव्ड। थर्ड वर्ड है अप्लाइड। अप्लाइड मींस इंप्लीमेंटेड। फोर्थ वर्ड है स्टेट, इंपॉर्टेंट स्टेट। स्टेट ये यही सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है यहां पे स्टेट। ये स्टेट वर्ड हमारे इंडिया के आर्टिकल 12 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपको पता है भारत का संविधान जो है, उसके आर्टिकल 12 से उठाया गया है। और यहां पे स्टेट का मतलब है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज। ये लोकल बॉडीज क्या है? जैसे गांवों में पंचायत वगैरह होती हैं, दिल्ली जल बोर्ड, एमसीडी, ये सब क्या है? लोकल बॉडीज। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहां पे पार्लियामेंट, और पांचवा है स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब होता है लॉ मेकर। लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है? लॉ मेकर, लॉ बनाने वाले, लॉ बनाने वाले। तो अभी ना आप इस डेफिनेशन को समझते हैं क्या कह रहा है। सर लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स। लॉ एक बॉडी में ढांचा है किस चीज का? प्रिंसिपल्स का। और प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस। लॉ एक ढांचा है किस चीज का? रूल्स एंड रेगुलेशंस का, जो कि अप्रूव किया गया है। इधर अप्रूव दो ही बॉडी करती है इंडिया में, लॉ दो ही बॉडी बनाती है, या तो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर। तो फिर ये ऊपर वाले तीनों का क्या रोल है मैं अभी बाद में बात करूंगा थोड़ी देर में इसी वीडियो के अंदर। लेकिन अभी सिर्फ इतना समझो कि इंडिया में लॉ दो ही बनाती है, कौन? पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। अगर ऑल ओवर इंडिया के लिए लॉ, हमारे इंडिया में दो तरीके के लॉ बनते हैं। एक लॉ वो जो ऑल ओवर इंडिया पे लगते हैं, एक लॉ वो जो स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं। इस स्टेट के लिए लॉ है, अगली स्टेट के लिए लॉ नहीं है, दूसरी स्टेट में दूसरा लॉ। जैसे आप लोगों को बताता हूं, जैसे अब आपको पता होगा प्रॉपर्टी के जो रेट होते हैं, प्रॉपर्टी के जो रेट होते हैं आपको पता होगा, एक स्टेट में डिफरेंट है, दूसरी स्टेट में डिफरेंट है। उससे रिलेटेड लॉ स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है। कौन बनाती है? स्टेट लेजिस्लेचर। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट, कंपनीज एक्ट जो तुम लोग पढ़ोगे मेरे से, ये सारे वो वाले लॉ हैं जो ऑल ओवर इंडिया में लगते हैं। तो वो वाले लॉ कौन बनाती है? पार्लियामेंट बनाती है। तो जो लॉ ऑल ओवर इंडिया पे लगते हैं उनको पार्लियामेंट बनाती है। जो लॉ एक स्टेट पे लग रहे हैं दूसरी स्टेट पे नहीं लग रहे, या दूसरी स्टेट पे भी लग रहे हैं अलग तरीके से लग रहे हैं, वो उनकी स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है। उनकी स्टेट के लॉ बनाने वाले लोग बनाते हैं। अगर तुम्हें पता हो तो पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। सिमिलरली स्टेट लेजिस्लेचर के भी दो हाउस होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो इंडिया में जो ऑल ओवर इंडिया वाले लॉ हैं, वो पार्लियामेंट वाले लॉ, उसको कौन बना रही है? लोकसभा और राज्यसभा। और जो स्टेट लेजिस्लेचर वाले लॉ उनको कौन बना रही है? विधानसभा और विधान परिषद। तो दो कैटेगरी हो गई हमारे इंडिया में लॉ बनाने वाले, एक पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। तो अब जरा इसको ऐसे पढ़ो, सबसे वापस ऊपर आ रहे हैं। लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स। लॉ एक ढांचा है किस चीज का? रूल्स एंड रेगुलेशंस का, जो कि अप्रूव किया गया किसके द्वारा? या तो पार्लियामेंट के द्वारा या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, जो कि इंप्लीमेंट किया जाता है। इंप्लीमेंट किया जाता है किसके ऊपर? जनरल पब्लिक के ऊपर, हमारे ऊपर। किस लिए? इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, न्याय पाने के लिए। किस लिए? न्याय पाने के लिए। हमारे इंडिया में लॉ क्यों बनाया जाता है? ताकि लोगों को न्याय मिले, जस्टिस मिले, इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो लॉ एक ढांचा है रूल्स एंड रेगुलेशंस का, जो कि अप्रूव किया गया किसके द्वारा? स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा या पार्लियामेंट के द्वारा, जो कि इंप्लीमेंट किया जाता है किसके ऊपर? सर जनरल पब्लिक के ऊपर। किस लिए? न्याय पाने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे तो समझ आएगा, ये तो तुम्हें समझ आ गया कि लॉ होता क्या है। अब जो ये जगह जगह वर्ड यूज हो रहा था, एक्ट एक्ट एक्ट, ये जो एक्ट, अब मैं बात करूंगा लॉ मीन्स एक्ट, और अब एक्ट बनता कैसे तब उसके ऊपर बात करते हैं, फिर और आगे ज्यादा क्लियरिटी ज्यादा आएगी। जो मैंने इसमें देखा कि पार्लियामेंट लॉ बनाती है, स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाती है, कैसे बनाती है अब उसके ऊपर बात करेंगे कि लॉ बनाते कैसे हैं लोग। अब देखते हैं लॉ कैसे बनता है। गाइस अब एक चीज कर लेते हैं, एक्ट कैसे बनता है वो तो करने ही वाले हैं। वो करने से पहले एक चीज जान लेते हैं कि हमारे इंडिया में कोई भी बंदा जब लॉ बनाता है, अब आपको पता है वो दो बॉडीज हैं मेनली, या तो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर जो लॉ बनाती है। किसी को भी कोई काम करने की परमिशन दी जाती है, तो उनके पास ये लॉ बनाने की पावर कहां से आई है पहले ये जानते हैं। आप लोग, मैं लोग, हम लोग कुछ भी घर में करते हैं ना, पहले मम्मी पापा की परमिशन लेते हैं। तो सिमिलरली जब कोई पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाती है, तो उसके पास ये लॉ बनाने की पावर कहां से आई है? जैसे हमको ये पावर, हम
कुछ भी करते हैं तो हमारे को कुछ करने ना करने की पावर हमारे माँ बाप ने दी है। जैसे हमारे सपोज उन्होंने पूरी एसेट क्रिएट करके दी है हमारे को, तो हम लोग क्या यूज करेंगे कैसे नहीं करेंगे सब उन्होंने दिए। तो सिमिलरली लॉ मेकर के पास जो पावर आई है वो कहां से आई है? सबसे ऊपर हमारे इंडिया में जो है वो है भारत का कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? भारत का संविधान। हालांकि तुमसे अगर कोई पूछ ले कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है तो तुम लोग यही जवाब देते हो भारत का संविधान, मगर तुम लोग फिर इसकी हिंदी ही बता रहे हो, तुम लोग प्योरली नहीं बताते कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, लेकिन जरा मैं यहां आता हूं। हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा था? डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने। किसने लिखा था? डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने। करेक्ट। और बेसिकली वो लिखा भी नहीं था, वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से अडॉप्ट किया गया था। उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप हुई थी, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जितने फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने मिलकर बनाई थी और कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक शेड्यूल 7 है। ये जो चीज मैं कराने जा रहा हूं आप लोगों को, ये चीज आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो। 11th 9th या 10th के अंदर पढ़ाई जाती है मेरे ख्याल से चीज, शेड्यूल 7 एसएसटी वगैरह के अंदर। शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के। शेड्यूल 7 में, 7th नहीं 7 में 3 लिस्ट दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के। एक है लिस्ट 1, इसको हम बोलते हैं यूनियन लिस्ट। एक है लिस्ट 2, इसको हम बोलते हैं स्टेट लिस्ट। कुछ याद आ रहा होगा, स्कूल में पढ़ाया गया था ये। और एक होती है लिस्ट 3, इसको हम बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट। मैंने तुम्हारे को बताया कि सर इंडिया में 2 बॉडीज लॉ बनाती है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। तो उनको लॉ बनाने की पावर कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 से आई है। लिस्ट 1 में बड़े सारे मैटर्स दिए हुए हैं। मैटर्स दिए हुए हैं कि इस मैटर से रिलेटेड ये वाली पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, इस वाले मैटर से रिलेटेड ये पार्लियामेंट इस पे लॉ बनाएगी, इस पे बनाएगी। अगर मैटर दूसरा है तो उस पे स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाएगी। तो ऐसे मैटर डिफाइन है। तो लिस्ट 1 को हम यूनियन लिस्ट बोलते हैं और इसमें लॉ बोलता है पार्लियामेंट हैज द एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज। अभी तुम्हारे को दिखाऊंगा भी लिस्ट 1 में क्या क्या मैटर आते हैं। अभी तुम्हारे को प्रैक्टिकली कॉन्स्टिट्यूशन दिखाऊंगा। लॉ कहता है कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 में लिस्ट 1 है, उसको हम यूनियन लिस्ट बोलते हैं। यूनियन समझ आता होगा सेंटर, केंद्र। और लॉ ने कहा है कि लिस्ट 1 की यूनियन लिस्ट के अंदर पार्लियामेंट के पास पावर है लॉ बनाने की। जो लिस्ट 1 में जितने भी मैटर होंगे तो उनसे रिलेटेड लॉ कौन बनाएगी? पार्लियामेंट। लिस्ट 2 में जितने भी मैटर होंगे लॉ कहता है उससे रिलेटेड लॉ बनाएगी स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर मींस लॉ मेकर। और कंकरेंट लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है जहां पे दोनों मिलके लॉ बनाएंगे और इसको हम बोलते हैं लिस्ट 3। इसको हम क्या बोलते हैं? लिस्ट 3। इसमें दोनों मिलके बनाएंगे पार्लियामेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेचर दोनों मिलके लॉ बनाएंगे। तो मैं दिखा देता हूं कि कौन कौन से मैटर ऐसे हैं जो सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किए गए हमारे संविधान के अंदर। मैं तुम्हारे को दिखा देता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट 1, इंडिया की लिस्ट 1, ये देखो यूनियन 7th शेड्यूल है जो हमारा, इसके अंदर 3 लिस्ट आएंगी। ये देखो लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट। इसमें कौन कौन से मैटर हैं जरा देख लो हमारे भारत के संविधान के। सेक्शन 246 से पावर आई 7th शेड्यूल जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसकी लिस्ट 1 है यूनियन लिस्ट। देखो तुम्हें दिख रहा होगा कि इन मैटर से रिलेटेड लिस्ट 1 में आ रहा है पहला मैटर डिफेंस ऑफ इंडिया। डिफेंस से रिलेटेड लॉ कौन बनाएगी? पार्लियामेंट। मिलिट्री से रिलेटेड, एयरफोर्स से रिलेटेड लॉज जो इनके लॉज होते हैं वो कौन बनाएगी? पार्लियामेंट। नीचे आर्म्स वगैरह से रिलेटेड लॉज कौन बनाएगी? पार्लियामेंट। एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड लॉ कौन बनाएगी? पार्लियामेंट। यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड लॉ कौन बनाएगी? पार्लियामेंट। फॉरेन अफेयर से रिलेटेड लॉ कौन बनाएगी? पार्लियामेंट। ऐसे करते करते तुम्हारे नीचे आऊंगा तो तुम्हें थोड़ा सा नीचे आता हूं, तुम्हें दिखाता हूं। एंटरिंग इनटू ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट विद फॉरेन कंट्रीज। फॉरेन कंट्रीज से एग्रीमेंट कैसे करना उससे रिलेटेड लॉ कौन बनाएगी? पार्लियामेंट। वॉर और पीस को लेके कोई लॉ बनाने पार्लियामेंट। हमारे इंडिया में सिटीजनशिप को लेके कोई लॉ बनाने पार्लियामेंट। रेलवेज को लेके कोई लॉ बनाने पार्लियामेंट। ये वो वाले मैटर है जो कहां पे आ रहे हैं? लिस्ट 1 के अंदर आ रहे हैं। पोर्ट से रिलेटेड, एयरवेज से रिलेटेड लॉ कौन बनाएगी? पार्लियामेंट। टेलीग्राफ, टेलीफोन, वायरलेस से रिलेटेड आपको पता होगा इंडिया में ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बहुत सारी अथॉरिटीज हैं। टेलीकॉम से रिलेटेड लॉ कौन बनवाएगी? पार्लियामेंट।
प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, रेवेन्यू, स्टेट वगैरह के रिलेटेड कौन बनाए, कोर्ट से रिलेटेड लॉ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लॉज, ये सब कौन बनाती है, पार्लियामेंट। यहां पे आओ तुम्हें कुछ दिखेगा, मेन तुम्हारे को दिखाओ, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड और कॉमर्स से रिलेटेड लॉ कौन बनाएगी, पार्लियामेंट। इसलिए कॉमर्स से रिलेटेड लॉ कौन बनाएगी, पार्लियामेंट। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज अ कमर्शियल लॉ, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इज अ कमर्शियल लॉ, पार्टनरशिप एक्ट इज अ कमर्शियल लॉ। इसलिए वो सारे लॉ लिस्ट 1 में आते हैं। वो सब किसने बनाए होंगे, जो तुम्हारे कोर्स में है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी एक्ट, ये सारे कमर्शियल लॉ है, तो इसलिए किसमें आ रहे हैं, लिस्ट 1 के अंदर आ रहे हैं। तो ये सारे लॉ किसने बनाए होंगे, पार्लियामेंट ने। नीचे देखो, इनकॉर्पोरेशन और वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज, इनकॉर्पोरेशन वाइंडिंग अप ऑफ कॉर्पोरेशन, ये सब रिलेटेड लॉ कौन बनाएगी, पार्लियामेंट। इसका कंपनीज एक्ट भी किसके अंदर आया, लिस्ट 1 में, क्योंकि उनका मैटर कहां पे है, लिस्ट 1 में। तो जितने भी तुम्हारे कोर्स में है लॉज, अब तो मैं लिस्ट 2 के भी दिखा देता हूं, वो सब कौन बनाती है, पार्लियामेंट। लिस्ट 2 के मैटर देख लो कौन कौन से हैं। ये लिस्ट 1 ही चल रहा है, अभी थोड़ा सा नीचे आते हैं, लिस्ट 2 दिखेगी, तीनों ही लिस्ट आएंगी इसमें। ये लिस्ट 3 आ गई, लिस्ट 2 दिखाते हैं, ऊपर 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 आते हैं, ऊपर 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 ऊपर। ये रहा लिस्ट 2, स्टेट लिस्ट। अब इसमें जो मैटर दिए गए हैं, इस पे स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाती है। पब्लिक ऑर्डर देने रिलेटेड, बट नॉट इंक्लूडिंग द यूज ऑफ नवल मिलिट्री, क्योंकि वो तो ऊपर ही कवर होगा मिलिट्री वाले, से उनको एक्सक्लूड करके जो नॉर्मल पब्लिक ऑर्डर देने कोई भी, वो यहां कवर होंगे। पुलिस, आपको पता है स्टेट का मैटर है, तो पुलिस वालों से रिलेटेड लॉ यहां बनेंगे। जेल अधिकारियों से रिलेटेड लॉ, जेल हर स्टेट में अलग होती है, उससे रिलेटेड लॉ यहां बनेंगे। पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड लॉज, हॉस्पिटल्स वगैरह से रिलेटेड लॉज यहां बनेंगे। डिस्पेंसरीज वगैरह से रिलेटेड लॉ यहां बनेंगे। डिस्पेंसरीज कैसे करेंगे, कितनी मेडिसिन मंगाएंगे, उनका क्या सिस्टम होगा। बंदे को बरी करने का, क्रीमेशन आपको पता होगा, जलाने का सिस्टम, दफनाने का सिस्टम क्या होगा, उससे रिलेटेड लॉ यहां बनेंगे। नीचे आते हैं, नीचे 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 तुम्हारे बहुत सारे मैटर देखेंगे। एग्रीकल्चर आपको पता हर स्टेट की अलग होती है, किसी स्टेट में एग्रीकल्चर है, किसी स्टेट में एग्रीकल्चर नहीं है, उससे रिलेटेड लॉ यहां बनेंगे। लैंड से रिलेटेड लॉ यहां बनेंगे, जो तुम्हारे को मैंने बताया था, देखो पेज पॉइंट नंबर 18 पे लैंड से रिलेटेड। हमारे इंडिया में बहुत सारे एक्ट है लैंड से रिलेटेड, हर स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं। तो ये तुम्हारे को लिस्ट 2 के मैटर दिख गया। तुम्हें लिस्ट 3 पे लेके आता, तुम्हें एक आइडिया देना था बस मैंने। लिस्ट 3 पे आते हैं, कंकरेंट लिस्ट। इसमें कौन से आते हैं, क्रिमिनल लॉज, नॉर्मल सिविल लॉज, प्रिवेंटिव डिटेंशन, कि अगर किसी को पहले ही होल्ड करना हो। तो मैं बहुत सारी चीजें में इस समय नहीं भी आएंगी, लेकिन एक तुम्हें आइडिया दे दिया मैंने कि लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। तो लिस्ट 1 में जो मैटर्स दिए गए स्टेट लॉ कौन बनाती है, पार्लियामेंट, और उनको पावर कहां से आई है, कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल 7 से। लिस्ट 2 में जो मैटर दिए गए हैं और उन पे एक्ट बनते हैं स्पेसिफिक। अब तुम्हें पता है जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो लिस्ट 1 का मैटर है। जितने भी तुम्हारे कोर्स में एक्ट है ना, तुम्हारे वो लिस्ट 1 के मैटर है। उसका रीजन देता हूं क्यों। सर, जो सीए इंस्टीट्यूट है, जो सीएस इंस्टीट्यूट है, जो सीएम इंस्टीट्यूट है, जितने भी ये बॉडीज हैं, ये सब लिस्ट 1 वाले लॉ ही कवर करती हैं। क्यों, यूनियन लिस्ट के लॉस कवर करती हैं। क्यों सर, आप एक बात बताइए, ये सारी बॉडीज एक स्टेट में काम करती हैं, इनका पेपर एक स्टेट के हिसाब से आता है या ऑल ओवर इंडिया के लेवल के हिसाब से आता है, ऑल ओवर इंडिया के लेवल के हिसाब से आता है। पूरे इंडिया का पेपर कॉमन होता है। अगर ये तुम्हारे को स्टेट लिस्ट के लॉ पढ़ाने लग जाए, तो एक स्टेट में लॉ डिफरेंट है, एक स्टेट में लॉ डिफरेंट है। जो वैट होता था वो स्टेट लिस्ट का मैटर था। अब वैट का रेट जो है वो एक स्टेट में डिफरेंट हो सकता है, दूसरी स्टेट में डिफरेंट हो सकता है। और वैट का रेट हर स्टेट में डिफरेंट होगा, तो बच्चा कैसे याद रखेगा। तो यूनिफॉर्मिटी तो होती नहीं स्टेट के लॉज में, हर स्टेट का लॉ अपने हिसाब से होता है। तो इसलिए आपको यूनियन लिस्ट के लॉ पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि स्टेट के हिसाब से उनको हर स्टेट का पेपर डिफरेंट बनाना पड़ेगा। इसलिए वो कभी भी पेपर में ना तो वो लिस्ट 2 के पेपर पूछते हैं, ना वो लिस्ट 3 के पूछते हैं। 99% केसेस के अंदर लिस्ट 3 कहीं कर पूछा जाता है। 99% केसेस में आपसे जो पेपर में पूछा जाता है वो लिस्ट 1 है। लिस्ट 3 के भी जो पेपर में आते हैं वो इंटर फाइनल में आते हैं। फाउंडेशन तक तो लिस्ट 1 के ही सारे लॉ आपको पढ़ाए जा रहे हैं। तो आप जितने भी लॉ पढ़ रहे हैं वो सब कौन से होंगे, लिस्ट 1 के। तो अब आपको ये समझ आ गया कि कौन कौन बॉडी लॉ बनाती है। अब आते हैं सर, इन पे ये जो लॉ बनाती है वो एक्ट की फॉर्म में बना रही है, करेक्ट। जैसे अभी हमने देखा कंपनीज एक्ट 2013, हमने देखा था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये 2013 क्या डिनोट कर रहा है कि ये एक्ट इंडिया में 2013 में आया होगा। अब एक्ट समझना है कि एक्ट का मतलब क्या है। मैंने तो ये तो बता दिया एक्ट का मतलब लॉ है। तुम्हें अब ये भी पता लग गया एक्ट बनाती कौन है, पार्लियामेंट, अगर वो लिस्ट 1 का मैटर है। अगर वो लिस्ट 2 का मैटर है तो कौन बनाती होगी, स्टेट लेजिस्लेचर। लेकिन ये एक्ट बनता कैसे, जरा उसके ऊपर बात करते हैं। तो अब एक चीज याद रखना,
कोई भी एक्ट बनने से पहले बिल होता है। कोई भी एक्ट बनने से पहले क्या होता है? बिल। बिल का मतलब क्या होता है? ड्राफ्ट लॉ। बिल का मतलब क्या होता है? ड्राफ्ट लॉ। कोई भी एक्ट बनने से पहले बिल होता है। बिल का मतलब क्या होता है? ड्राफ्ट लॉ। देन उसको बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से पास कराया जाएगा। देन उसे बोथ द हाउसेज ऑफ, ये अभी मैं लिस्ट 1 के हिसाब से बात कर रहा हूं। अगर वो लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट का लॉ है तो वो ऐसे बनेगा। तो उसे फिर बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास कराया जाएगा, बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट से। दैट इज आपको पता ही है बोथ द हाउसेस कौन कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा। एक बार वो बिल लोकसभा से पास हो गया, देन उसे राज्यसभा से पास कराया जाएगा। एक बार वो बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो गया, देन उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी असेंट देंगे। प्रेसिडेंट क्या देंगे? अपनी असेंट देंगे। असेंट का मतलब क्या होता है? कंसेंट, सहमति। सहमति देंगे, इसके ऊपर अपने साइन मार देंगे, उस बिल पे अपने साइन मार देंगे। देन दैट बिल बिकम्स एक्ट। देन दैट बिल बिकम्स एक्ट। उसके बाद वो बिल क्या बन जाएगा? एक्ट। बहुत सिंपल तरीका समझ आ गया कि सर सबसे पहले एक ड्राफ्ट में लॉ रेडी किया जाता है। उसे कौन रेडी करते हैं? लॉ मेकर्स बुलवाए जाते हैं इंडिया से, स्पेशलिस्ट, और वो लॉ मेकर्स एक ड्राफ्ट लॉ बनाते हैं। देन उस बिल को बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास कराया जाता है, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। एक बार वो बिल लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने असेंट देंगे। जैसे ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया असेंट देंगे तो वो बिल एक्ट बन जाएगा, और जैसे ही वो एक्ट बन जाएगा इसका मतलब लॉ रेडी हो गया। लॉ रेडी हो गया तो समझ आ गया इंडिया में लॉ कैसे बनाया जाता है। ये तो समझ आ गया था पार्लियामेंट बनाती है, कैसे बनाती है अब समझ आ गया। तुम लोग देखते भी होगे, टीवी में सुनते भी होगे, जीएसटी आया था तो सर ये बिल पास हो रहा है, सीए आया तो बिल पास हो रहा है, ये बिल ये है। आपने सुना होगा ना सीए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो आया, सॉरी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया, जिसको लेके परेशान है लोग इंडिया में। उससे पहले वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था, कैब था, कैब बोल रहे थे उसको, और बाद में वो एक्ट बना। तो कोई भी एक्ट कैसे बनता है आपको समझ आ गया। अब मेरा क्वेश्चन है कि एक्ट तो बन गया, क्या कोई, जैसे सपोज मान लो ये एक्ट 1 तारीख को प्रेसिडेंट ने असेंट दी, मान लेते हैं प्रेसिडेंट ने असेंट दी किसी लॉ को लेके, किसी भी लॉ को लेके, मान लो किसी प्रेसिडेंट ने किसी लॉ को लेके कंसेंट दी 1/1/2020 को, तो मतलब जब उसने असेंट दी वो एक्ट बन गया। तो मेरा क्वेश्चन है कि वो एक्ट जैसे 1 तारीख को बन गया, क्या वो से, क्योंकि देखो कोई जब लॉ बनता है तो वो आपको और मेरे को खाली पढ़ाने के लिए नहीं बनाया जाता, वो इंडस्ट्री चलाने के लिए बनाया जाता है, ताकि इंडस्ट्री उसको फॉलो करे और इंडस्ट्री उस लॉ को, नियम को पालन करके चले। आपको समझ आता होगा, कंपनी जितनी भी इंडिया में चल रही है वो कंपनी लॉ फॉलो करेंगी, कंपनीज एक्ट फॉलो करेंगी। तो एक्ट जब कोई बनता है तो क्या वो सेम डे से फॉलो करना होता है या कोई टाइम दिया जाता होगा? जैसे मान लो प्रेसिडेंट ने असेंट 1 तारीख को दी, तो 1 तारीख से ही आप ये एक्ट पूरी इंडस्ट्री पे लगना शुरू हो जाएगा या कोई टाइम दिया जाता होगा? जब जीएसटी आया था इंडिया में तो क्या वो जिस दिन आया सेम डे से लोगों को बोल दिया हाँ भाई आज से फॉलो करना है, या कोई टाइम दिया जाता होगा? ये मेरा तुमसे क्वेश्चन है। हाँ भाई, तो कोई जब एक्ट बनता है क्या वो सेम डे एप्लीकेबल होता है या कोई टाइम दिया जाता होगा? तो सर याद रखना, कोई भी एक्ट जब बनता है, कोई भी एक्ट जब बनता है तो उसको ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश किया जाता है, उसे ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। कोई भी एक्ट जब बनता है तो उसे ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया पब्लिश किया जाता है, और पब्लिश करने के बाद उसमें डेट बता दी जाती है कि ये इस डेट से इफेक्टिव होगा। जैसे मान लो ये 1 तारीख को एक्ट बना, मान लो सेम डे पब्लिश भी कर दिया इसको ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया में। अभी ऑफिशियल गजेट क्या होता है मैं बताऊंगा, इसे हिंदी में बोलते हैं भारत का राजपत्र। पब्लिश जब कर दिया तो मान लो इसमें अगर डेट बताइए 1 तारीख को पब्लिश हुआ, मान लो 1 तारीख को लॉ आया था, एक्ट बना, 1 तारीख को पब्लिश कर दिया, लेकिन इसके अंदर लिख दिया हमने ऑफिशियल गजेट में कि ये वाला लॉ 5/2/2020 से अप्लाई होगा, मतलब अगले महीने की 5 तारीख से अप्लाई होगा। तो ये लॉ उस डेट से अप्लाई होगा। मतलब इंडस्ट्री में इस लॉ को भले ही ये पब्लिश ऑफिशियल गजेट में 1 तारीख को हो गया, 1 से फॉलो नहीं करना, कब से फॉलो करना है? 5/2/2020 से, क्योंकि ऑफिशियल गजेट में डेट लिखी हुई है। लेकिन अगर सपोज ऐसी कोई डेट ना बताई जाए तो जिस दिन पब्लिश किया गया उसी डेट से एप्लीकेबल होगा, मतलब 1 तारीख से ही एप्लीकेबल होगा। तो इसका समझ आ गया। इंडिया में कोई लॉ बनता है तो उसके लिए 2 चीजें देखनी है कि सर जब उसे लॉ बनने के बाद उसे कहां पब्लिश कराया जाता है? ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया में। ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया के अंदर पब्लिश कराने के बाद उसके अंदर एक डेट बता दी जाएगी कि सर ये इस डेट से एप्लीकेबल होगा। अगर कोई डेट बताई है तो उस डेट से एप्लीकेबल होगा। जैसे अगर सपोज 5/2/2020 उन्होंने बता दी होती तो उस डेट से एप्लीकेबल होगा, मतलब इंडस्ट्री में लोग उसको उस डेट से फॉलो करेंगे।
अगर कोई डेट नहीं बताई तो जिस दिन पब्लिश किया था उसी डेट से एप्लीकेबल होगा, मतलब 1 तारीख से एप्लीकेबल होगा। अब मैं बात करता हूं ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया होता क्या है। इसको मैंने बताया हिंदी में से क्या बोलते हैं, भारत का राजपत्र। मैं समझाता हूं पहले इसका वर्क क्या है। सर तुम्हारे स्कूल में नोटिस बोर्ड होता था, आप लोगों के स्कूल में एक नोटिस बोर्ड होता था। उस नोटिस बोर्ड का काम क्या होता था, आप सबको इंफॉर्मेशन देना, आप सबको इंफॉर्मेशन देना कि सर कोई किसी पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड। सपोज आपके स्कूल में कल छुट्टी है तो नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा दिया जाता था कि टुमारो इज योर हॉलीडे। इससे क्या होता था, पूरे स्कूल को इंफॉर्म हो जाता था कि कल छुट्टी है। तो सिमिलरली हमारे सरकार की एक वेबसाइट है e-gazette.nic.in। हमारे इंडिया में गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है, गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है, दिखा देता हूं तुम्हारे को। ई गजेट, ये रहा ई गजेट वाली, मैंने खोल दी e-gazette.nic.in। हमारे इंडिया में कोई भी जब लॉ बनता है, देखो लिखा गया द गजेट ऑफ इंडिया। कोई भी जब लॉ बनता है तो उसको इस वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाता है। जरा बहुत सारे लॉ लिखे हुए हैं, देखो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लॉ जो बनाया, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के जो लॉज हैं, मतलब इसके अंदर बड़े सारे लॉ, बिल्स एंड एक्ट। आप जो भी नया लॉ इंडिया में आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। तो इंडिया में कोई भी जो नया लॉ बनता है वो इस वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाता है ताकि लोगों को इन्फॉर्म हो जाए लॉ आ गया। तो इसका मतलब जो स्कूल में नोटिस बोर्ड होता था, ये वेबसाइट वही वाला काम तो कर रही है, नोटिस बोर्ड वाला काम ही तो कर रही है। ये लोगों को इन्फॉर्म कर रही है, स्कूल वाले नोटिस बोर्ड से स्कूल को इन्फॉर्म करते थे, ये वाले लोग, सरकार हमारी इस वेबसाइट से पूरी कंट्री को इन्फॉर्म कर रही है कि लॉ आ गया। तो इसका मतलब जब कोई लॉ बनता है तो मैंने तुम्हें बताया वो ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया पब्लिश किया जाता है। ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया पब्लिश करने का मतलब क्या है, जब कोई लॉ बनता है उसको इस वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाता है, इस ई गजट वाली वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाता है। और एक बार जब उस लॉ को इस वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाता है एक डॉक्यूमेंट पे लिख के, तो उस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया, क्योंकि उसे हमने कहां अपलोड कर दिया, द गजट ऑफ इंडिया के अंदर इस वेबसाइट पे अपलोड कर दिया। तो इसका जब कोई लॉ बनता है जब उसे इस वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं हमने उस ऑफिशियल गजट में पब्लिश कर दिया। और जब कोई लॉ बना तो वो किसी कागज पे लिखा गया और लिखने के बाद अपलोड किया गया। तो अब जब अपलोड किया तो उस टाइम पे अपलोड करते वक्त अगर उस डॉक्यूमेंट पे कोई डेट डाली है, सपोज 5/2020, तो उस डेट से एप्लीकेबल होगा। अगर कोई डेट नहीं बताई तो जिस दिन पब्लिश किया गया तो उसी डेट से एप्लीकेबल होगा। तो मैं जैसे दिखाता हूं, एक तो लॉ ये वाले हैं कि आप, ये जनरल वेबसाइट है, आप अलग अलग, जिसमें क्या हमारे इंडिया बड़ी सारी मिनिस्ट्रीज उनके अपने अपने लॉज होते हैं जो डील करती हैं। जैसे कंपनी लॉ रिलेटेड वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर है। कंपनी लॉ किसमें आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में। बहुत सारे लॉ ऐसे हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर आते हैं, जैसे एलएलपी एक्ट भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में आता है। तो तुम्हारे को एक दूसरी वेबसाइट भी हमारे इंडिया में एमसीए की, कोई लॉ डाउनलोड करना हो तो तुम यहां से कर सकते हो। एमसीए की वेबसाइट पे गए तो मैं दिखा रहा हूं, जाने के बाद ये देखो यहां आए तो मैं दिखाता हूं कि कोई भी एक्ट कहां से आता है। तो मैं दिखा भी देता हूं आज ऑफिशियल गजट कैसा होता है, जब कोई लॉ आता है तो कैसा से दिखता है। जैसे ये देखो एक कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 है, तो ये एक डॉक्यूमेंट है, देखो क्या लिखा हुआ है, द गजट ऑफ इंडिया। अब मैं चाहता तो इसको वहां से भी डाउनलोड कर सकता था, द गजट ऑफ इंडिया वाली वेबसाइट से। चाहूं तो ये ऐसा दिखता है, एक डॉक्यूमेंट होता है ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया, ये ऐसा सा दिखता है, भारत का राजपत्र। और ये नीचे आएंगे तो देखो इसमें डेट बताई गई है, ये कब पब्लिश किया गया, 1 जुलाई 31 2019 को पब्लिश किया गया है। और इसमें देखो 31 जुलाई, और इसमें क्या लिखा है, द फॉलोइंग एक्ट ऑफ पार्लियामेंट रिसीव द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑन 31 जुलाई 2019। इसमें लिखा आ गया कि ये एक्ट कब आ गया था, 31 जुलाई 2019 को प्रेसिडेंट ने इसके ऊपर असेंट दी है। और दिस एक्ट इज कॉल्ड 31, और ये कह रहा है ये जो एक्ट आया ये सेम डे से एप्लीकेबल होगा, कुछ प्रोसेक्शंस को छोड़ के जो बैक डेट से उन्होंने इफेक्टिव करे हैं। ये तो मैं इसका रीजनिंग तुम्हें तो नहीं समझाऊंगा, तुम फाउंडेशन के बच्चे हो, लेकिन इसके अंदर कुछ रीजनिंग हुई थी। लेकिन वो कह रहा है जिस दिन प्रेसिडेंट ने सेंट दिए सेम डेट से इफेक्टिव होगा। मतलब सेम डेट से इफेक्टिव होगा का मतलब क्या है, कुछ सेक्शंस को छोड़ के सेम डेट से इफेक्टिव होगा। मतलब क्या है कि इसका मतलब 31 जुलाई को प्रेसिडेंट ने सेंट दी, 31 जुलाई से ये वाला लॉ इफेक्टिव हो गया। लेकिन अगर सरकार ऐसा ना बताए तो फिर जिस डेट पे, जैसे हमने अगर ये ना भी बताती अगर कोई डेट, तो फिर ये हम जिस दिन असेंट दिया हम यहीं से मानते। इन्होंने तो बता दिया कि हमने यही असेंट दिया और आज से हम एप्लीकेबल मान रहे हैं। लेकिन अगर ये कोई और डेट बताते तो हम उस डेट से इफेक्टिव मानते। तो ये डॉक्यूमेंट है ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया, ऐसा दिखता है, आप लोग देख लो। तो हम इसको डाउनलोड कहां से कर सकते हैं सर, इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने तुम्हारे को मिनिस्ट्री की साइट से डाउनलोड क्यों करके दिखाया, क्योंकि सर हर लॉ स्पेसिफिक मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। जैसे इनकम टैक्स रिलेटेड लॉ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आते हैं, कंपनी लॉ से रिलेटेड लॉ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आते हैं। तो हमने इनके लॉ उनकी स्पेसिफिक मिनिस्ट्री की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो आप अदरवाइज जनरल वेबसाइट है यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले कोई भी लॉ बनता है तो वो यहां अपलोड किया जाता है, द गजट ऑफ इंडिया में। तो अब तुम्हें समझ आ गया ये लॉ क्या, इसका काम क्या है ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया का। ये भी समझ आ गया क्या वो सेम डे इफेक्टिव होता है या नहीं।
सर अगर कोई भी लॉ बनता है तो अब तुम्हें समझ आ गया कि सर उसको पब्लिश करने के बाद डेट बताई जाती है। अगर कोई डेट बताई है तो वो डेट से इफेक्टिव होगा, अगर कोई डेट नहीं बताई तो जिस दिन पब्लिश किया गया था उसी डेट से इफेक्टिव होगा। ये बात हमारे को समझ आ गई। अब एक क्वेश्चन आता है सर आगे, सर इसको अब एक रीजनिंग दे रहा हूं, सर इसको हिंदी में भारत का राजपत्र क्यों बोलते हैं, भारत का राजपत्र क्यों बोलते हैं? तुम्हें पता है कि आज की डेट में तो चलो लॉ पार्लियामेंट बना रही है, पुराने वाले जमाने में जब राजा महाराजाओं का टाइम होता था तो उस टाइम पे लॉज जो होते थे वो एनिमल्स की स्किन काट के बनाए जाते थे, पत्थरों पे लिख के बनाए जाते थे। तो उस टाइम पे जब कोई लॉ बनता था तो उस टाइम पे इंटरनेट तो होता नहीं था, तो जब लॉ बनता था राजा बना देता था, तो राजा को चुनती कौन है? प्रजा। राजा को चुनती कौन है? प्रजा। और जब राजा लॉ बना देता था तो राजा उस लॉ को पूरे गांव में डिस्ट्रीब्यूट करवाता था, क्योंकि उस टाइम पे इंटरनेट तो होता नहीं था। तो वो डिस्ट्रीब्यूट जब करवाता था तो राजा के जो सेवक होते थे वो उसको पूरे गांव के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते थे, और कहा जाता था कि राजा का राजपत्र आ गया। क्या कहते थे? राजा का राजपत्र आ गया। इसका मतलब लॉ को हम क्या बोलते थे? राजपत्र। अब आज की डेट में राजा कौन है? पार्लियामेंट मान लो या स्टेट लेजिस्लेचर मान लो, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं भारत से। और जिस टाइम लॉ बनता है तो क्या कहा जाता है? भारत का राजपत्र आ गया। तो मतलब, और इनको भी चुना किसने? पार्लियामेंट के अंदर जो लोग बैठे हैं, आपको कौन चुनते हैं इनको? आपको पता है एमएलए वगैरह, एमपी वगैरह, कौन चुनते हैं? जनरल पब्लिक। और जिस टाइम लॉ बनता है तो क्या कहा जाता है? कि राजा का राजपत्र आ गया। ये बात समझ आती है? सीएम वगैरह जो बनते हैं ये कैसे बनते हैं? सीएम वगैरह है ना, एमएलए वगैरह, तो आपको समझ आ गया। तो राजा का राजपत्र क्यों बोल रहे हैं? अब समझ आ गया, क्योंकि भारत का राजपत्र, ये राजा के राजपत्र से इन्होंने क्या बनाया? भारत का राजपत्र। अब मैंने तुमसे एक क्वेश्चन बताना था तुम्हारे को कि सर जो मैं बात कर रहा था कॉन्स्टिट्यूशन शब्द के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन एक शब्द है, कॉन्स्टिट्यूशन, इसे हिंदी में बोलते हैं भारत का संविधान, है ना। तुम्हें यह तो समझ आ गया हमारे इंडिया में कोई भी पावर जो आती है वो कॉन्स्टिट्यूशन से आती है। लेकिन तुमसे कोई पूछ ले व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, तुम लोग हमेशा बोलते संविधान, तुम उसकी हिंदी बता देते हो लेकिन तुम समझाते नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो तुमसे आगे से कोई भी पूछे कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, तो तुम बोलोगे सर it is a fundamental document which shows path. It is a fundamental document which shows path. Constitution क्या है? एक fundamental document which shows path. Fundamental means supreme. हमारे इंडिया में संविधान से ऊपर कुछ नहीं है, तो एक सुप्रीम डॉक्यूमेंट शोज पाथ। पाथ कैसे? रास्ता दिखाता है। आपको पता होगा आपके फंडामेंटल राइट्स, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम स्पीच एक्सप्रेशन, राइट टू लिबर्टी, ये सारे अधिकार किसमें दिए गए हैं? संविधान में। ये आपको बताता है आपको कौन सा काम कैसे करना है, क्या नहीं करना, सारे डूज एंड डोंट्स कहां पे लिखे हुए हैं? संविधान के अंदर, है ना। तो इट इज अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट विच शोज पाथ। ये बताता है कि कंट्री चलेगी कैसे, कंट्री चलेगी कैसे। तुमसे कोई पूछ ले तो उसी में कोई लॉ मेकर लॉ बना रहा है तो कैसे बनाएगा? वो सब कहां लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में। अब आगे आते हैं, ये खत्म हो गया। सर एक बात तो खत्म हो गई कि मैंने तुम्हारे को समझा दिया लॉ बनता कैसे, एक्ट कैसे बनता है, ये भी समझ आ गया। लेकिन सारे एक्ट, क्योंकि सारे एक्ट पार्लियामेंट नहीं बनाती, तो सारे एक्ट पार्लियामेंट के रूल से नहीं बनते। अगर कोई लॉ स्टेट लिस्ट का मैटर है, लिस्ट 2 का मैटर है, स्टेट लिस्ट के अंदर क्या है? लिस्ट 2, वहां पे आपको पता है कि लिस्ट 2 के अंदर लॉ पार्लियामेंट नहीं बनाती, कौन बनाती है? स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर मींस लॉ मेकर। तो वहां पे जो लॉ बनेगा वो कैसे बनेगा? कोई भी जब लॉ बनेगा यहां पे स्टेट लेजिस्लेचर जब लॉ बनाएगी तो सबसे पहले वो कोई भी लॉ बनने से पहले बिल होगा, वही वाली बात, सिंपल। फिर बिल का मतलब क्या होता है तुम्हारे को पता है? ड्राफ्ट लॉ। देन उसके बाद उसको बोथ द हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर से अप्रूव करवाया जाएगा, बोथ द हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर से अप्रूव करवाया जाएगा। स्टेट लेजिस्लेचर के 2 हाउस कौन कौन से हैं तुम्हारे को पता ही है? विधानसभा, विधान परिषद। विधानसभा, विधान परिषद। देन विधानसभा विधान परिषद ने जब इसको अप्रूव कर दिया, देन उसके बाद गवर्नर ऑफ स्टेट अपनी असेंट देंगे। कौन असेंट देंगे? गवर्नर। जैसे स्टेट, पूरी कंट्री के ऊपर कौन है? प्रेसिडेंट। स्टेट के ऊपर कौन होते हैं? गवर्नर। तो यहां पे प्रेसिडेंट असेंट देंगे, कौन देंगे? गवर्नर। और यहां पे बोथ द हाउसेस पार्लियामेंट के नहीं है, विधान लोकसभा राज्यसभा, यहां पे कौन से? विधानसभा विधान परिषद। और जैसे ही गवर्नर ऑफ स्टेट अपनी असेंट देंगे तो वो बिल क्या बन जाएगा? जैसे असेंट देंगे तो उसके बाद देन दैट बिल बिकम्स एक्ट, उसके तो बिल क्या बन जाएगा? एक्ट। और उसके बाद इसको पब्लिश कहां किया जाएगा? ऑफिशियल गजट ऑफ स्टेट में। इसे ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया पब्लिश नहीं किया जाएगा, ऑफिशियल गजट ऑफ स्टेट में। हर स्टेट का अपना गजट है, दिल्ली का अपना है, हर स्टेट की अपनी वेबसाइट है, स्टेट वाले लोग उनके अपनी स्टेट ऑफिशियल गजट ऑफ स्टेट में पब्लिश होंगे।
ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया पब्लिश नहीं होंगे और उसके बाद वो इफेक्टिव होना चालू हो जाएगा। तो अब चीज समझ आ गई कि स्टेट के लॉ ऐसे बनते हैं। और एक चीज और रखना, विधानसभा तो होती है, विधान परिषद हर जगह नहीं है। विधान परिषद जनरली उन स्टेट्स में होती है जो बिग है, और बिग इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, एग्जांपल एमपी, यूपी, इन जगहों पे विधान परिषद। तो जिन जगहों पे विधान परिषद है तो वहां पे आपको दोनों हाउसेस का अप्रूवल लेके प्रेसिडेंट गवर्नर के सेंट दिलवानी है। अगर विधान परिषद नहीं है तो खाली सिंगल हाउस का अप्रूवल लेके गवर्नर के सेंट दिलवानी है और लॉ बन जाएगा। इसका मतलब स्टेट का लॉ ऐसे बनता है, पार्लियामेंट का लॉ वैसे बनता है, और लिस्ट 3 में दोनों मिलकर लॉ बनाते हैं। अब ये बात समझ आ गई। अब एक लास्ट टॉपिक आज के क्लास का, सर 2 तरीके के लॉ होते हैं, एक होता है प्राइवेट लॉ, एक होता है पब्लिक लॉ। क्या फर्क होता है दोनों में? क्या लगता है क्या फर्क होता होगा दोनों में? क्या फर्क होता होगा दोनों में, प्राइवेट लॉ और पब्लिक लॉ? है भाई, प्राइवेट लॉ मींस मेरे घर का लॉ, पब्लिक लॉ मींस जनरल पब्लिक का लॉ, है ना। प्राइवेट मींस तुम्हारे मेरे घर का लॉ, ऐसा, और पब्लिक लॉ मींस जनरल पब्लिक का लॉ, ऐसा तो नहीं है ना। तो जरा समझो प्राइवेट लॉ पब्लिक का लॉ का मतलब क्या है। प्राइवेट लॉ का मतलब होता है व्हेन ओनली parties to the contract are affected, when only parties to the contract are affected। ऐसे लॉज जिसमें खाली पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट अफेक्ट होती है। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, किस चीज का, कि ए बी को रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा, ए बी को रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा 10 लाख रुपए का। कितने का? 10 लाख का। ए ने बी को सारा रॉ मटेरियल सप्लाई कर दिया। अब जब बी ने सारा माल उतरवा लिया तो बी ने कहा मैं 1 हफ्ते बाद पैसे भेज दूंगा, मैं आफ्टर 1 वीक पेमेंट कर दूंगा, आफ्टर 1 वीक पेमेंट कर दूंगा। 1 हफ्ते के बाद जब ए ने पैसा मांगा, बी कहता कौन सा पैसा, कैसा पैसा, मैं तो नहीं दे रहा, जा जो करना है कर ले। अब एक बात बताओ, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्ट अगर इनके बीच में हो तो इसके लिए कौन सा लॉ लगेगा? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो आप लोग अभी मेरे से पढ़ोगे। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने उसके अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट करा, और 1 हफ्ते के बाद बी ने कहा मैं तेरे पैसे नहीं दे रहा। तो एक बात बताओ, जब ए के साथ बी ने ऐसा हरकत करी तो क्या यहां पे खाली ए परेशान है, दुनिया परेशान है? खाली ए परेशान है। नुकसान किसका हो रहा है? ए का, दुनिया का थोड़ी हो रहा है। तो इसका मतलब खाली जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वही इफेक्ट हो रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी, कोई बाहर वाली जनरल पब्लिक इफेक्ट नहीं हो रही। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज अ प्राइवेट लॉ। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है? प्राइवेट लॉ का एक एग्जांपल है। सिमिलरली सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, आप माल बेच रहे हो, ये माल बेचने का एग्जांपल था, तो यहां पे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी साथ में लगेगा, साथ में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी लगेगा, दोनों इकट्ठे लगेंगे। तो ये माल भी बिक रहा है यहां पे, तो ये इसका मतलब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इज ऑल्सो प्राइवेट लॉ। इसका मतलब जहां पे 2 या 3 बंदे परेशान होते हैं आपस में, जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जनरल पब्लिक परेशान नहीं होती, तो वो कौन सा लॉ है? प्राइवेट लॉ। लेकिन एक बात समझो, सपोज जीएसटी, हमारे इंडिया में आपको पता है जीएसटी जो है, सपोज जीएसटी का रेट किसी पर्टिकुलर गुड्स पे लगता है 18%, और सरकार उसको इंक्रीज करके कर रही है 28%। जब 18% सरकार जीएसटी 28% कर रही है, तो यहां पे खाली एक बंदा परेशान हो रहा है या होल पब्लिक परेशान होगी? होल पब्लिक परेशान होगी। इसका मतलब टैक्सेशन लॉज आर पब्लिक लॉ, टैक्सेशन लॉज आर पब्लिक लॉ। टैक्सेशन लॉ किसका एग्जांपल है? पब्लिक लॉ का एग्जांपल है। तो इसका मतलब व्हेन होल पब्लिक गेट्स अफेक्टेड, व्हेन होल पब्लिक gets affected, then it is called public law, then it is public law। इसका मतलब when only parties to the contract are affected then it is private law, when whole community gets affected then it is public law। ये समझ आ गया। अब एक क्वेश्चन है तुमसे मेरा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुन के बताना। भगवान ना करे किसी लड़की के साथ रेप हो जाता है या कुछ गलत हो जाता है, किसी के घर में मर्डर हो जाता है, डकैती होती है, ये सब कुछ होता है, क्राइम हो जाता है, बड़े लेवल पे क्रिमिनल लॉ जो होते हैं, क्राइम जो हो जाते हैं, मर्डर, डकैती, रेप, क्या ये प्राइवेट लॉ है या पब्लिक लॉ है? क्या ये प्राइवेट लॉ है या पब्लिक लॉ है भाई? क्योंकि हमारे इंडियन लोगों की मेंटालिटी के हिसाब से तो ये प्राइवेट लॉ है। हाँ भाई, उसके घर में चोरी हुई है, उसके घर में मर्डर हुआ है, हमारे घर में थोड़ी हुआ है, छोड़। उसके घर में रेप हुआ है, हमारे घर में थोड़ी हुआ है, छोड़। लेकिन एक बात बताओ, जो निर्भया केस हुआ था, जो उसके बाद और भी इतने सारे इंडिया में केस हुए, जब किसी लड़की के साथ गलत होता है तो वो खाली किसी एक पेरेंट के दिमाग पे जिनकी बेटी के साथ गलत हुआ उन पे इफेक्ट पड़ता है या होल कम्युनिटी पे इफेक्ट पड़ता है? होल कम्युनिटी पे इफेक्ट पड़ता है। यार दुनिया सोचती है कि यार किसी बच्ची के साथ ऐसा हुआ, लोग अपनी बच्चियों को लेकर स्ट्रिक्ट रहते हैं कि बेटा टाइम पे घर आ जाना, टाइम पे जाना, घर से देख ज्यादा दूर मत जाना। क्यों? इसका मतलब एक घर में गलत हुआ तो होल कम्युनिटी पे इफेक्ट जा रहा है कि हमारे बच्चों के साथ कुछ गलत ना हो जाए।
इसका मतलब एक पर्सन, अगर एक फैमिली में कुछ गलत होता है ऐसा क्राइम, तो एक पर्सन परेशान नहीं होता, होल कम्युनिटी परेशान होती है। इसका मतलब क्रिमिनल लॉज आर पब्लिक लॉज, क्रिमिनल लॉज आर पब्लिक लॉज, क्रिमिनल लॉज क्या है, पब्लिक लॉज है। तो आपको सीधी सी भाषा में एक चीज देखने की, होल पब्लिक पे उसका इफेक्ट जा रहा है या नहीं जा रहा। अगर जा रहा है तो पब्लिक लॉ, नहीं जा रहा तो कौन सा लॉ, आपको समझ आ गया, प्राइवेट लॉ। इसी के साथ आज का चैप्टर समाप्त करते हैं, मतलब लेक्चर समाप्त करते हैं, चैप्टर तो मैं स्टार्ट ही नहीं करा। अगली वीडियो में हम फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। आज की वीडियो में एक लॉ का इंट्रोडक्शन दिया आपको, आपके कोर्स में सीए वालों के कोर्स में क्या है मैंने वो समझा दिया फाउंडेशन में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इससे आपको डिटेल में समझ आ गया होगा कि हमारे इंडिया में लॉ कौन बनाता है, कैसे बनाता है, पावर कहां से आई, कहां अपलोड किए जाते हैं। प्रैक्टिकली हमने इन चीजों को देखा, खाली बुकिश पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। मजा तब आता है जब हर चीज की प्रैक्टिकल इंसाइट हो। तो इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे। एंड अगली वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। कीप पेमेंट, कीप सपोर्टिंग, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।